माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे आपका केमिस्ट्री का सारा बेसिक्स क्लियर होने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक भी करना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, आपको एक बात बताऊं, केमिस्ट्री में दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है ना, देखो, अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर या प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है तो एक फिजिकल चेंज होगा। बच्चों, फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। मतलब अगर एक सब्सटेंस सॉलिड है तो वो लिक्विड बन सकता है, अगर एक लिक्विड है तो वो गैसियस बन सकता है, एक गैस है तो वो लिक्विड बन सकता है, और एक अगर लिक्विड है तो वो सॉलिड भी बन सकता है। तो ये सारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा फिजिकल चेंज में। तो बच्चों, यहां पे एक फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमेशा नहीं हो सकता बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होगा। एंड यहां पर कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स सेम। मतलब अगर वाटर ले लो, लिक्विड वाटर है, उसको मैंने इवेपोरेट किया एंड वाटर वेपर बना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ लेकिन कंपोजिशन नहीं है। वाटर वेपर भी वाटर ही है, H2O ही है, एंड लिक्विड वाटर भी वाटर ही है, H2O ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कंपोजिशन यहां पर चेंज हो रहा नहीं है। लेकिन अगर कंपोजिशन चेंज होता है, इफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। काफी सिंपल सी चीज है गाइस। कंपोजिशन अगर चेंज हो रहा है तो इट इज अ केमिकल चेंज। कंपोजिशन इफ रिमेन्स सेम, इट इज अ फिजिकल चेंज। इजी। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, सबका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं। पोस्ट इट इन द कमेंट्स अगर आपको उसका आंसर आता है। चलिए, सबसे पहला चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एक फ्रूट पक चुका है, क्या वो अनराइप होगा? इज इट रिवर्सिबल? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये कौन सा चेंज है? दिस इज अ केमिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन गया, विल इट रिवर्स? वाटर वेपर वापस वाटर बन सकता है, एब्सोल्युटली। तो ये कौन सा चेंज है? दिस इज अ फिजिकल चेंज। वैसे ही डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को आपने डाइजेस्ट किया लेकिन क्या वो वापस रिवर्स होके अनडाइजेस्ट होने वाला है? नहीं होगा। तो ये क्या है? पोस्ट इट इन द कमेंट्स, मुझे जानना है आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच टूट गया लेकिन वो टूटा हुआ ग्लास भी ग्लास ही है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। इसका आंसर बताइए, पोस्ट इट। सब्लिमेशन ऑफ नैफ्थलीन, आपने नैफ्थलीन बॉल्स सुना है? मॉथ बॉल्स बोलते हैं इसको। जूते में रखते हैं, कबाट में रखते हैं, वॉशरूम में, टॉयलेट्स में रखते हैं सो दैट उसका स्मेल अच्छा है। ये जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं धीरे धीरे उसका साइज छोटा होते जाता है। नैफ्थलीन सब्लिमेट होता है, सॉलिड से धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा चेंज है? यहां पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, ये क्या है? इट इज अ फिजिकल चेंज। वैसे ही बात करें कुकिंग ऑफ फूड की, खाना पक गया तो वो कुक्ड फूड वापस अनकुक्ड फूड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये क्या है? अगेन अ केमिकल चेंज। एंड लास्टली बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस की। आइस मेल्ट हो रहा है गाइस, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध का बन गया दही, दही का दूध बनेगा नहीं। तो ये क्या है? पोस्ट इट इन द कमेंट्स। तो यहां तक आपको आई थिंक डिफरेंस समझ गया होगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, इट विल बी रिवर्सिबल। केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होगा एंड वो इरिवर्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो डिफरेंस अगर क्लियर है तो चलिए आगे जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपको मैं एक केमिकल रिएक्शन बताता हूं। चलो अभी देखिए, हमने लिया कोल, कोयला। कोल जो है वो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। इस कोल को लगा दी हमने आग। अब हवा में, एयर में होता है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके कंबाइन हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया एंड एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एंड ये CO2 उड़ जाएगा। काफी सिंपल सा रिएक्शन था बच्चों। तो भी देखिए, कोई भी रिएक्शन में दो चीजें होती है, ठीक है। एक तो होते हैं रिएक्टेंट्स एंड एक होते हैं प्रोडक्ट्स।
सो इन दिस केस व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स क्या थे? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन्होंने रिएक्ट किया, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। क्या बना? बॉन्ड। एंड मुझे प्रोडक्ट क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक केमिकल रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? देखिए बच्चों, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, इज इट अ न्यू सब्सटेंस? एंड कैसे बना? बाय फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, कम ऑन, यस और नो? सिंपल। दूसरी बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। मैथ्स में कैसा हम इक्वेशंस लिखते हैं, वैसा ही केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस लिखा जा सकता है। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल सिंपल है। ये डेफिनेशन कॉपी कर लो, लिख लो, याद कर लो। अब आपको मैं एक एक्टिविटी बताता हूं। देखिए यहां पे बीकर में हमने ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये सॉल्यूशन किस चीज का है? कॉपर सल्फेट। देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल्स होता है। उन क्रिस्टल्स को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो मुझे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ये वही सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिंपल। फिर हमने लिया जिंक डस्ट। देखो बच्चों, जिंक इज अ ब्लूइश ग्रेइश मेटल। ठीक है, जिंक लिया, जिंक को हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट के अंदर। अब जो जिंक है ना, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक एंड कॉपर सल्फेट के बीच में एक रिएक्शन हुआ। ठीक है, फिर ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीरे 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 कलरलेस हो गया एंड जिंक के ऊपर एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन आ गया, एक कोटिंग आ गई। तो भाई आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं, जो ये कलरलेस सॉल्यूशन बना है, इट इज नथिंग बट जिंक सल्फेट। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन क्या है? जिंक सल्फेट। एंड जिंक के ऊपर जो कोटिंग आई है ना, वो कोटिंग किस चीज की है? कॉपर की है। कॉपर डिपोजिट हो गया है जिंक के ऊपर। तो यहां पे आपको बात समझ में आई। अब ये जो रिएक्शन है इसको मैं लिखूंगा कैसे? देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं कोई भी रिएक्शन को लिखने के। सबसे पहला तरीका, अ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। बच्चों हम इस रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बच्चों एक्वियस मतलब क्या? कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया था, वाटर मतलब एक्वा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था? जिंक डस्ट। बिल्कुल सिंपल। फिर रिएक्शन हुआ तो मुझे क्या मिला? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी पानी में ही डिसॉल्व है तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बोलेंगे। एंड मुझे क्या मिला? कॉपर मिला। कॉपर डिपॉजिट हो गया था जिंक के ऊपर। कम ऑन, यस और नो? लेकिन बच्चों इतना बड़ा इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हर बार थोड़ी लिखेंगे यार, इतना टाइम किसके पास है? इस पूरे वर्ड इक्वेशन को अगर मैं कंडेंस करूं एंड केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो वो कैसा दिखेगा? देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 बोल सकते हैं। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। बिल्कुल सिंपल। इसमें हमने क्या ऐड किया? जिंक। Zn मतलब जिंक। तो मुझे क्या मिला? जिंक सल्फेट, ZnSO4। SO4 मतलब सल्फेट, प्लस मुझे मिला Cu मतलब कॉपर। तो बच्चों ये रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले कॉपर एंड सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो हुआ ब्रेक। अच्छा, CuSO4 एंड Zn ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं जो हमने लेफ्ट में लिखे हुए हैं। ZnSO4 एंड Cu ये दोनों कौन है? प्रोडक्ट्स हैं जो हमने राइट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हुआ? Cu एंड SO4, कॉपर एंड सल्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर जो SO4 है एंड Zn है, जिंक, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, SO4 एंड जिंक चिपक गए तो क्या बना? ZnSO4। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो यहां पर हुआ क्या बच्चों? द आयोनिक बॉन्ड इन द रिएक्टेंट CuSO4 ब्रेक्स डाउन। CuSO4 का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड एक नया बॉन्ड बना बिटवीन जिंक एंड SO4, मतलब ZnSO4 प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
अच्छा, अभी ये जो आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिख रहा है ना, जहां पे हमने केमिकल फॉर्मूला यूज किया है, इस कंडेंस्ड फॉर्म को, ये जो डब्बा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। ऊपर जो वर्ड्स में लिखा हुआ है वो क्या है, वर्ड इक्वेशन है, एंड जो केमिकल फॉर्मूला यूज करके लिखा हुआ है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल है, तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। तो चलो फाइनली देख लेते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला रूल बोलता है रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट, प्रोडक्ट्स ऑन द राइट, एरो इन बिटवीन। बहुत ही सिंपल चीज है, रिएक्टेंट लेफ्ट में रहेंगे, प्रोडक्ट राइट में रहेंगे, उनके बीच में एरो रहेगा। कॉपर सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अभी इसमें रिएक्टेंट कौन है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, तो लेफ्ट में लिखे हैं। जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्या है, प्रोडक्ट है, तो उसको राइट में लिखा हुआ है। और उन दोनों के बीच में रहेगा एक एरो। एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है एरो से। काफी सिंपल चीज है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए, इफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, दे आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। मतलब यहां पर कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, एंड कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, तो उन दोनों के बीच में मुझे एक प्लस साइन बतानी पड़ेगी। देखिए भाई, रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्लस साइन आ गई, प्रोडक्ट के बीच में एक प्लस साइन आ गई। काफी सिंपल है। ठीक है, फिर थर्ड रूल क्या बोलता है, मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे तो ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, आपको पता चलेगा फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो बच्चों, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो हम उस सॉलिड के बाजू में छोटा सा एस लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो हम वहां पर एल लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस गैस के फॉर्म में है तो हम उसके बाजू में छोटा सा जी लगा देंगे। अच्छा, एक और बात, अगर प्रोडक्ट में, ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्ट में गैस बन रही है, इवॉल्व हो रही है, तो हम उस गैस के बाजू में एक छोटा सा अपवर्ड एरो दिखाएंगे। अपवर्ड एरो क्या इंडिकेट करेगा, गैस इवॉल्व हुई और उड़ गई। काफी सिंपल चीज है। अगर प्रोडक्ट में गैस है तो उसके बाजू में एक अपवर्ड एरो बता देना। एंड अगर प्रोडक्ट में एक सॉलिड बन रहा है, देखो बच्चों, अगर सॉलिड प्रोड्यूस होता है ना रिएक्शन में, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एंड अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके बाजू में एक डाउनवर्ड एरो दिखाना है। सॉलिड बना, नीचे बैठ गया, तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे। काफी सिंपल चीज है। एंड अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सब्सटेंस पानी में डिजोल्व है, डिजोल्व इन वाटर, तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और उस एक्वियस सॉल्यूशन के बाजू में हम छोटा सा एक क्यू लगा देंगे। तो अब इस रिएक्शन में मुझे बताइए, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, दे आर डिजोल्व इन वाटर, तो उनके बाजू में हम छोटा छोटा ए क्यू लगा देंगे, एक्वियस सॉल्यूशन बता देंगे। जिंक एंड कॉपर क्या है, सॉलिड है, तो उनके नीचे हम छोटा छोटा एस लगा देंगे। एंड प्रोडक्ट में कॉपर बना ना, प्रेसिपिटेट हुआ है, वो सॉलिड प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बाजू में हम छोटा सा डाउनवर्ड एरो दिखा देंगे टू शो प्रेसिपिटेशन। काफी सिंपल सा रूल था। ठीक है, रूल नंबर 4, इंडिकेट हीट इट इफ गिवन फ्रॉम आउटसाइड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बच्चों, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमें मेंशन करनी है। तो ये सेम रिएक्शन कॉपर सल्फेट और जिंक का, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो हम प्रोडक्ट साइड में हीट मेंशन कर देंगे। व्हाट डज दिस मीन, हीट प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन। काफी सिंपल चीज है। लेकिन अगर हमने हीट प्रोवाइड की है फ्रॉम आउटसाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, देखिए भाई वो सॉलिड है तो हमने छोटा सा एस लगाया हुआ है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो मैं वो हीट कैसे इंडिकेट करूंगा, एरो के ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाकर। ये जो ट्राइंगल है वो क्या इंडिकेट करता है, हीट हमने प्रोवाइड की हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट, एंड आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं।
एंड आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसके बाजू में अपवर्ड एरो आपको दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। काफी सिंपल चीज है। अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो प्रोडक्ट में हीट लिख दीजिए, अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो एरो के ऊपर एक ट्राइंगल बना दीजिए, दैट्स इट। एक और रूल बता देता हूं, रूल नंबर 5, काफी सिंपल है। मेंशन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। बच्चों कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस पर ही होते हैं, तो हमें वो कंडीशंस, हमें वो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट एरो के ऊपर मेंशन करना है। देखिए हमने लिया है वेजिटेबल ऑयल विच इज अ लिक्विड। इस वेजिटेबल ऑयल में जब हाइड्रोजन ऐड होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ओके। एंड आफ्टर हाइड्रोजनेशन बनता है वनस्पति घी। अरे रिएक्शन में हुआ ये, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड था, उसका जब हाइड्रोजनेशन किया तो मुझे क्या मिला, घी विच इज अ सॉलिड। देखो एस लगाया हुआ है नीचे, लिक्विड का सॉलिड बन गया, इसको हमने बोला हाइड्रोजनेशन। लेकिन ये रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन पर होता है, ये होता है 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो एरो के ऊपर हमने वो मेंशन किया हुआ है। एंड ये रिएक्शन में हमें लगता है एक कैटलिस्ट। आपको पता है निकल, निकल इज अ मेटल, उस निकल को यहां पे यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये दोनों चीजें, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, हमने एरो के ऊपर मेंशन किया हुआ है। काफी सिंपल रूल है, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमने वर्ड इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ा, हमने केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया है। आपको अगर मजा आया है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर करना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना टू माय चैनल। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहूंगा। एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच।